चलिए पहला क्वेश्चन कहता कौन सा उत्तक पौधों में प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। तो परिवहन करने के लिए कौन सा आता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब हो गया भोजन को तैयार करने के लिए। तो भोजन को परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। कौन सा? फ्लोएम। आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शन में काम करता है, नीचे से ऊपर भोजन ले जाता है, ऊपर से नीचे भी लाता है। ठीक है। अब फ्लोएम कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार का होता है। फ्लोएम 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। दूसरा कौन सा होता है? कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। तीसरा क्या होता है जी? तीसरा जो होता है वह फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। और चौथा जो होता है प्रकार का फ्लोएम, फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा होता है, चौथा प्रकार का होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। जाइलम वाहिका दिले वो तो होबे नहीं करेगा। जाइलम वाहिका मतलब वेसल्स के बारे में कर रहा है। विभज्योतक उत्तक क्या कहलाता है? मेरिस्मेटिक को कहते हैं। मेरिस्मेटिक का मतलब जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। आई चौथा जो है ऐसा ही उसी दे दिया है। तो प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। दूसरा कहता है किसी भी समान समूह में, किसी भी समान समूह में, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है, एक समान होता है। डैश तत्वों का एक समान होता है, इसका मतलब समझिएगा एक प्रकार का समूह, ग्रुप। आधुनिक आवर्त सारणी में इसको ग्रुप कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, जबकि मेंडलीफ ने इसका नाम दिया था, समूह दिया था। मेंडलीफ का अपना नामकरण था, उसके समय वर्गों की संख्या कुछ और था और आवर्त की संख्या कुछ और है, लेकिन आज कुछ और है। तो एक प्रकार का समूह के ले लेते हैं हम। पहले ग्रुप की चर्चा करते हैं, पहला ग्रुप की चर्चा करते हैं। पहला ग्रुप का पहला तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 होता है, 1s1 होता है। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका? पहला ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं तो लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है, तो 2 हो गया। बाहतम कक्ष में कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। लिथियम के बाद कौन सा होता है? सोडियम। सोडियम का 11 होता है, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। बाहतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बाहतम कक्ष में कितना है? 1 है, 1 है, 1 है। एक समान प्रकार के ग्रुप की चर्चा है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 8। अब फिर कितना हो जाएगा? 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है? एकदम समान आते रहेगा। आगे भी बढ़ेंगे उसमें भी कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। ठीक है। तो इस प्रकार का आंसर कौन सा हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर में। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नता जो होता है हो सकती है, किसके कारण हो सकती है? तो वंशागत के कारण होता है। क्रम संशोधित परिवर्तित नहीं, वंशागत जीन के कारण क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 4 में जाएगा। संवेग का ये साई मात्रक क्या होगा? संवेग का ये साई मात्रक, संवेग क्या कहलाता है? संवेग जो होता है मास और वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको अंग्रेजी में मोमेंटम कहा जाता है। और इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड होता है। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है और लिखा भी जाता है भी है। तो इस प्रकार का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे कहता 5वां क्वेश्चन नंबर में किसमें कोई कार्य नहीं होता है? जब भी कार्य होता है, जब भी कार्य होता है तो कार्य किसको कहते हैं? वर्क जो होता है बल लगता हो और विस्थापन होना चाहिए।
बल लगा और वस्तु में क्या हो, एक स्थान से दूसरा स्थान कहीं न कहीं गमन होना चाहिए, यानी कि वस्तु परिवर्तित होना चाहिए, स्थान में परिवर्तन होना जरूरी है, तभी कार्य होता है। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला ऑप्शन, एक कुली किसी बांस से किसी कार तक वजन को ले जाता है, तो ले जा रहा है तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो पहला में कार्य हो रहा है। दूसरा में क्या कहता है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, चल रहा है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें भी वर्क है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो ये तो अपने आप में कार्य हो रहा है। चौथा में कहता है, कपिल अपने कंधे पर 10 केजी के भार लेकर क्या है, खड़ा है। जब जब कोई आदमी खड़ा होता है, याद रखेंगे, खड़ा होता है तो वहां पर एंगल जो होता है 90 डिग्री का कौन बना लेता है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री। जैसे हम खड़ा है एकदम, तो ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। मेरे माथा पर कितना वजन है कोई मतलब नहीं है, लेकिन एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो शून्य होता है। कॉस 90 डिग्री का मान शून्य होता है, तो पूरा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य का मतलब कोई कार्य नहीं हो रहा है। आगे चल के देखते हैं छठा क्वेश्चन नंबर, मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यापित हो जाता है जब फर्टिलाइज एग होता है, जैसा स्पर्म हो गया और ओवा, ओवा जब मिल जाता है, इसको क्या कहते हैं, जायगोट कहा जाता है। यही जो होता है वह निषेचित अंडा होता है। ये कहाँ पर मिलता है, दोनों स्पर्म और ओवा फेलोपियन ट्यूब में मिलता है। यहाँ पर एक सेल का निर्माण होता है, तब जाकर उसके बाद क्या होता है, वह गर्भाशय में आकर चिपक जाता है। ठीक है, यही प्रश्न पूछा भी जा रहा था कि कहाँ पर चला जाता है, तो वो कहाँ पर हो जाए, गर्भाशय में, यूट्रस में होता है। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है जी, 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी का जुट जाता है। 10, 8, 18, 7, 25 क्या होगा, ओम। जोड़ने से आंसर नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था, उसके यूनिट से आ रहा था। यूनिट एक के जगह ओम आ रहा है ना, यूनिट से आ रहा है। एल कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो के में कितना होता है, 2n स्क्वायर के अनुसार 2 गो होता है। एल में कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 के स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा, 8 होता है। के में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि के में कौन सा सबसेल होता है, तो एस होता है। और जबकि एल में कितने सबसेल होते हैं, 2 सबसेल होता है, एस और पी होता है। के एल एम में कौन होता है, एस पी और डी होता है। एन में कौन सा होता है, एस पी डी और एफ होता है। तब तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना होता है, 10। अब बच जाएगा कितना, 14। तब तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 32 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 8 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा। आभासी, आभासी का मतलब काल्पनिक। सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो काल्पनिक होना चाहिए और सीधा होना चाहिए। इसके लिए देखिए, दर्पण में अवतल दर्पण का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वस्तु आ गया, मुख्य फोकस हो गया, ये ध्रुव होता है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। वस्तु को रखा जाता है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, तब जाकर वस्तु का प्रतिबिंब जो बन पाता है वह पीछे बन पाता है। ये प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा होता है। और कैसा होता है, काल्पनिक होगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। और क्या होता है कि इस साइड जितना भी चला जाता है सबके सब माप की दूरियां जो होता है धनात्मक होता है। इसलिए आवर्धन का मान जो होगा, चूंकि इस साइड चला गया तो वह क्या होगा, पॉजिटिव में होता है।
पॉजिटिव में होने का मतलब हो गया आवर्धन का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब बना हुआ प्रतिबिंब जो है वो क्या होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। यही अगर आवर्धन का मान नेगेटिव हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, और क्या हो जाएगा, उल्टा, और बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर भी होता है। तो अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है दोनों प्रकार के होते हैं, बड़ा, बराबर, छोटा भी होता है। अब भी का मान से क्या पता चलता है, भी के मान से पता चलेगा आपका वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, आयु से पता चलता है वस्तु की दूरी पता चलता है। चलिए आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो इस 9वां के कौन सा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होना चाहिए, ये तभी होगा धनात्मक जब जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब धनात्मक होता है। विपरीत दिशा में लाएंगे तो वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आज जहां पर वस्तु है वहीं पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य जो होता है शून्य हो जाएगा। जहां से आए गए हैं वहीं पर फिर लौट के आए तो वहां पर शून्य हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। इस तरह का आंसर जो होगा 10वां का डी हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर के बनाने की जरूरत नहीं है, बनाकर अपना टाइम खराब नहीं करें। त्वरण का ये SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बनाकर टाइम खपत न करें, इसलिए क्योंकि हर जगह यूनिट डिजिट अलग अलग लिखा हुआ है ना, मात्रक जो है अलग अलग है। 11 नंबर में त्वरण निकालना है तो त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को कैसे लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड ऐसे भी व्यक्त किया जाता है। ऐसा जो है कितने जगह लिखा हुआ है, मात्र एक जगह लिखा हुआ है। ध्यान रखेंगे अगर इस पर माइनस ना रहेगा तो वह गलत लिखा हुआ होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ना बनाकर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को और यूनिट पर ध्यान देकर ज्ञात किया जा सकता है। अगर बनाना ही है तो कैसे बनेगा, तो बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। वहां पर बल का मान दीजिए, द्रव्यमान का मान दे दीजिए, आपका त्वरण आता रहेगा। लेकिन हर जगह 0.7 ही आना है, हर जगह पर हर ऑप्शन में 0.7 है। फिर लफड़ा किसका लगेगा, त्वरण का SI मात्रक को ज्ञात करने का लफड़ा लग जाएगा। और त्वरण का SI मात्रक आपको पता है क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, क्या होता है और कैसे व्यक्त किया जा सकता है, इस जानकारी का होना जरूरी है। आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, जड़ों की कोशिका में लंबी रोम जैसे भाग को क्या कहा जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे कोई भी प्लांट ऐसा है, प्लांट ए है, ठीक है, नीचे मान लिया जाए कि ये जड़ है तो इसको रूट कहा जाता है। क्या कहते हैं, रूट कहा जाता है, रूट हेयर कहते हैं। क्या कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है। और ऊपर वाला जो भाग जो होता है इसको शूट कहते हैं। क्या कहा जाता है, शूट कहा जाता है। अब एपिकल जो होता है, एपिकल टिश्यू जो होता है मेरिस्मेटिक का एक पार्ट है, वह क्या करवाता है कि जड़ में भी क्या करता है, बढ़ वृद्धि करते रहता है और साथ साथ ऊपरे में भी क्या होते रहता है, वृद्धि करते रहता है। इस प्रकार से प्लांट की लंबाई को पूरा बढ़ा के देता है। वह कौन सा उत्तक होता है, एपिकल होता है, जिसको शीर्ष विभज्योतक उत्तक के नाम से जानते हैं। जड़ में भी वृद्धि हो रहा है, ऊपर में भी वृद्धि होना शुरू होता है, तो ओवरऑल पूरे प्लांट की लंबाई को बढ़ा देता है। यानी कि पूरे प्लांट की लंबाई बढ़ने का मतलब हो गया इधर जड़ भी बढ़ना शुरू किया और ऊपरे वाला पार्ट से वहां ऊपरे भी निकलना शुरू करता है। तो वह क्या कहलाता है, कौन किसके कारण, एपिकल के कारण होता है। लेकिन रूट का जो ये भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, रूट हेयर कहा जाता है। आगे चल के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले आते हैं। कहता है कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक है।
45 ग्राम नमक हो गया और 520 ग्राम पानी है, तो टोटल घोल कितना हो जाएगा? टोटल घोल जो होगा 520 प्लस 45, 500 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, 565 हो जाएगा। अगर इसको मोटा मोटी अगर रफली अगर सिर्फ देखें, कोई कैलकुलेशन ना करें, तो 14 चौका कितना होता है? 14 चौका कितना होता है? 56 होता है ना? 14 चौका 56 होता है। 1/14 का मतलब कितना प्रतिशत होता है? लगभग कितना प्रतिशत? 7% के करीब आ जाता है। कितना? 7% के करीब, 7% के लगभग में जरा देखने का प्रयास कीजिएगा। कितने जगह ऑप्शन देखने को मिल रहा है? 1 नंबर में आ रहा है, आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो दशमलव के साथ मैच करवा सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी एक मैथ होता है, इसीलिए ऐसा ही ढूंढने का प्रयास करें। आगे चल के देखिएगा क्या कहता है। स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति केकरा बना होता है? स्क्लेरेन कायमा में कोशिका भित्ति जो बना होता है लिग्निन का बना होता है। भाई किसका बना हुआ होता है? लिग्निन का बना हुआ होता है। और ध्यान रखेंगे कि स्क्लेरेन कायमा जो होता है वो हार्ड होता है। कोई प्लांट हार्डनेस के लिए जाना जाता है, मजबूती के साथ पड़ा हुआ होता है, उसमें कौन सा उत्तक होता है? स्क्लेरेन कायमा होता है। इसके अंतर्गत जो ये मान लिया जाए ए सेल है, ए सेल है, ए भी सेल है, कोई भी गैपिंग नहीं होता है। यहाँ पर कोई गैपिंग नहीं होता है। जो सेल के बीच में गैप होता है उसको कहा जाता है इंटरसेलुलर सेल कहा जाता है। इंटर सेलुलर कहा जाता है, जिसको अंतरकोशिकीय कहते हैं। तो इस स्क्लेरेन कायमा में ऐसा कोई गैप नहीं पाया जाता है, जिसके कारण बहुत मजबूत होता है और मजबूत होता है। इसलिए पूछे भी जाते हैं कि वह कौन सा उत्तक है पादप का जो मजबूती प्रदान करता है, तो स्क्लेरेन कायमा होता है। और बात करें नट्स के, कभी खाए होंगे बादाम या नारियल का ऊपरे वाला भाग, जरा देखिएगा कितना मजबूत होता है। नारियल का ऊपर वाला कवरिंग जो पार्ट होता है वो मजबूती जो लाता है वो किसके कारण? स्क्लेरेन कायमा के कारण होता है। ये जो होता है उत्तक डेड होता है, मतलब मृत होता है। एक होता है पैरेन कायमा, एक होता है कॉलेन कायमा, और एक क्या होता है? स्क्लेरेन कायमा। तो पैरेन कायमा भी जीवित होता है और कॉलेन कायमा भी जीवित होता है, लेकिन स्क्लेरेन कायमा क्या होता है? निर्जीव होता है, डेड होता है और प्लांट को मजबूती प्रदान करने का काम करता है। तो ऐसे करके भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि नारियल का जो कवर जो होता है वह किस उत्तक का बना हुआ होता है, किसका होता है? तो स्क्लेरेन कायमा का होता है। जब जब मजबूती वाला कोई चीज आ जाए और प्लांट से संबंधित, उत्तक से संबंधित, स्क्लेरेन कायमा होता है। चलिए आगे चल के बात करते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारे कानों में उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है वह कौन सा होता है? तो देखते हैं, कान ऐसे से ऐसे होते रहता है, वह कार्टिलेज होता है। उपस्थिति जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्टिलेज जिसको कहते हैं। चलिए कहता चौथा आवर्त और दूसरा समूह में मौजूद तत्व। चौथा आवर्त और दूसरा समूह में स्कैंडियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 21 होता है। ये जो होता है वह किस में चला जाएगा? पर डी ब्लॉक में चला जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक में जाएगा तो दूसरा समूह में होवे नहीं करेगा, तीसरा में चला जाता है। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? तीसरा ग्रुप का होता है, क्योंकि डी ब्लॉक में जो तत्व होता है 3 ग्रुप से शुरू होकर कहाँ तक जाता है? 12 तक जाता है। आगे चल के देखिएगा क्या कहता है, कौन सा है? कने चल गया जी, 16 नंबर में ना, 16 नंबर कैल्शियम। कैल्शियम का क्या होता है? 20 होता है।
है ना, 2 होता है, 8 होता है, 8 होता है और 2 होता है। 12वें कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि एस ब्लॉक का होता है, और एस ब्लॉक में है 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कौन सा ग्रुप का होगा, दूसरा ग्रुप का हो जाएगा। और समूह की संख्या, आवर्त की संख्या 1 2 3 और 4, चौथा आवर्त हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा चौथा। यही प्रश्न का क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा। आगे चल के देखेंगे अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में, तो ध्यान रखिएगा कोई भी सीरीज होता है वह सीरीज में हमेशा भार का अंतर जो होता है वो कितना का होता है, वह 14 का होता है। कोई भी श्रेणी हो उसमें भारों का अंतर हमेशा कितना का होता है, 14 का होता है। इसे क्या कहा जाता है, समजातीय श्रेणी कहते हैं, है ना, होमोलोगस सीरीज के नाम से जाना जाता है। कोई भी सीरीज में परमाणु भार के बीच का अंतर कितना होता है, तो 14 का होता है। कोई भी, यहाँ पर अल्कोहल है, आप कोई भी सीरीज उठा के देखिए, जैसे अल्केन का पहला क्या होता है, मीथेन, फिर क्या होता है, ईथेन। इसको में भी परमाणु भार निकालिएगा तो कितना का अंतर आने वाला है, तो 14 का ही आने वाला। देखिए कार्बन का कितना हो गया, 12, 1 का गुने 4 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16, 12 दूनी के कितना हो गया 24, आई कितना हो गया 6, 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 और 16 का अंतर कितना हो गया, तो 14 होता है। तो कोई भी सीरीज जो लगातार सीरीज जिसके बीच में परमाणु भारों का अंतर कितना होता है, 14 होता है, वो समजातीय श्रेणी होता है। और सब में एक प्रकार का बॉन्ड पाया जाएगा, एक ही समान प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो बन जाएगा वह कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर कहता है मेंडलीफ ने अपना काम जब शुरू किया था तो कितना तत्व था जी, 63 गो तत्व था। कितना, 63 तत्व था मेंडलीफ के समय में, जबकि न्यूलैंड के समय में कितना था, 56 गो था, है ना। ये सब चीजें थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। कौन सा ऊतक जो होता है कोशिका विभाजन में सक्षम है, कौन सा ऊतक, तो कोशिका विभाजन का मतलब समझते हैं कि जिसमें सेल डिवीजन होता है। तो कौन सा है ऊतक जिसमें सेल डिवीजन होता है, वह कौन सा होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू। टिश्यू 2 प्रकार का होता है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में ना तो लंबाई में वृद्धि होता है, ना चौड़ाई में होता है, ना मोटाई में, कुछ भी नहीं होता है, ज्यों का त्यों रहता है। जबकि मेरिस्मेटिक टिश्यू में क्या होता है, पूरा वृद्धि होते रहता है। वृद्धि किसके कारण होता है, सेल डिवीजन इसमें होता है, कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन होता है तभी छोटा से बड़ा हो जाता है ना, चौड़ाई में वृद्धि हो जाता है। इसी को बोला जाता है विभज्योतक ऊतक कहा जाता है, हिंदी में विभज्योतक ऊतक कहते हैं। इसके कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है ना। एम का मतलब हो गया मेरिस्मेटिक, एम से याद रखिएगा माली। एम का मतलब हो गया मेरिस्मेटिक, ए का मतलब हो गया एपिकल, एल का मतलब क्या हो गया लैटरल, आई से क्या हो गया इंटर कैलरी हो गया। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो परमानेंट टिश्यू जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का। आइए क्या होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार का होता है। पीसीएस क्या हो गया, पीसीएस, पी से क्या होता है पैरेन्काइमा, सी से क्या हो गया कॉलेनकाइमा, एस से क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो 3 प्रकार का हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू मतलब सरल स्थायी ऊतक। ये क्या होता है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक 2 प्रकार का, जाइलम और क्या होता है फ्लोएम होता है। ठीक है, 19 नंबर में एक ट्रक किनारे में फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, तो कहता है किनारे जमीन से कितना ऊंचा पर होगा,
कितना ऊंचा पर होगा, ऊंचाई पूछना शुरू किया है तो शुरू में उसका वेग जो रहा होगा वह कितना रहा होगा, 0, है ना। कुछ ना दिले है तो u का मान कितना होगा, 0, है ना। तो h बराबर ut प्लस क्या होता है, हाफ gt² होता है। इसका मान 0 हो गया तो h बराबर क्या हो जाएगा, हाफ gt² हो जाएगा। g का मान 10 दे देते हैं और t का मान कितना है, 0.8 है तो कितना हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32.3.2 हो जाएगा। ऊंचाई के लिए क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। यूनिट से भी परेशानी है, नहीं यूनिट से परेशानी नहीं है, डाटा से परेशानी है। बार डाटा कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है ऐसे लिख दिया है ना, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि कितना वैलेंसी लेना है, 3 वैलेंसी लेना है। कितनी वैलेंसी लेना है, 3 होता है, ठीक है। तो आयरन का 3 वैलेंसी होना चाहिए, आपको पता है कि इधर उधर होता ही है, ठीक है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। और फेरस का कितना कह रहा है, 3 को लेना है क्योंकि 3 को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। 3 ज़्यादा वैलेंसी होता है उसको ईक बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, ईक। और कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अस बोला जाता है, ठीक है। जिस कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जकरा में वेरिएबल वैलेंसी पाया जाता है, तो कम रहेगा तो अस उसको पढ़ते हैं और ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ईक पढ़ा जाता है। तो फेरस का 2 भी होता वैलेंसी और 3 भी होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कितना लेना है, 3 लेना है। और जब जब सूत्र लिखते हैं, जब जब फार्मूला किसी का लिखते हैं तो उसका वैलेंसी इधर, उसका वैलेंसी इधर होता है। अब पहले पॉजिटिव वाला को लिखा जाता है तब नेगेटिव वाला को लिखा जाता है, ये चीज़ को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब इसका सूत्र लिखने जाएंगे तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, ओ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। यही अगर 2 गो रहता तो क्या होता है, ऐसे लिखते, FeO होता, दोनों जगह बराबर हो गया तो ऐसे लिखा जाता। फेरस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, ये किसको क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड से जानते हैं। चलिए आगे आके देखते हैं 22 नंबर में, एक तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या कितना है। द्रव्यमान संख्या जो है वह कितना दिल है, द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 298 है। और एक न्यूट्रॉन कितना है, 189 है। द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को कहा जाता है। ये 298 दिले है और न्यूट्रॉन की संख्या 189 दिया हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें कितना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, देखेंगे 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 109। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से किया जाता है। इसकी एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। परमाणु संख्या को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था 1913 ईस्वी में। आधुनिक आवर्त सारणी की आधारशिला किस पर है, तो परमाणु संख्या पर है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर है, ठीक है। आगे क्या कहता, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है। देखिए क्या कहा है, मेंडलीव के कहा है। अगर मेंडलीव का नाम न लेगा तो वर्ग आंसर होगा, फिर से ध्यान देंगे ना तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है तुरंत। तो इसका अगर मेंडलीव का नाम ना लेगा, खाली कहेगा ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, तो क्या जवाब देना है, वर्ग देना है, ठीक है। क्या देना है, वर्ग, ठीक है। लेकिन मेंडलीव जब बोला था तो वर्टिकल पार्ट को क्या बोला था, समूह के नाम से बोला था। क्या बोला था, समूह उसको बोला था। कौन क्या बोल देता ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेंडलीव जो था ये वर्टिकल पार्ट था, उसको क्या कहा था, समूह बोला था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में ये वर्टिकल पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, वर्ग ही कहा जाता है। कहेंगे कि दोनों तो एक ही है, सचमुच में दोनों एक है, लेकिन कौन कितने
कितने समय में क्या कहा है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेंडलीफ इसको क्या बोल के रखा था, समूह बोल के रखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। कंफ्यूज ना होंगे क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। हाँ कौन नहीं ना, वो उन लोग ने कुछ बोला है। पहला आवर्त सारणी का आधार सलाह मेंडलीफ ही रखा था, है ना। पीरियोडिक टेबल बनाने का श्रेय किसको जाता है, मेंडलीफ को ही जाता है। उन लोग खाली सजाया था, तत्व को सजाया था उन लोग। कौन कौन, डोवेनियर थे और न्यूलैंड से, लेकिन मेंडलीफ जो सजाने का काम किया था। वर्टिकल का पार्ट का क्या नाम दिया था, समूह नाम दिया गया। अगर मेंडलीफ नाम न रहेगा तो आंसर क्या देंगे, वर्ग देंगे। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। 19 नियम में कहता कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो उसके तो बतलाए थे जी। विभज्योतक किसको में, आगे क्वेश्चन नंबर कहाँ पर थे, हाँ 24 निम्नलिखित में कौन सा उत्तर अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, इंटरसेलुलर सेल जो होता है बड़ा होता है। तो बताए थे वह कौन सा, पैरेनकाइमा। क्या होता है, पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर पाया जाता है, इंटरसेलुलर एरिया पाया जाता है, बहुत बड़ा होता है। इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि पैरेनकाइमा क्या करता है कि भोजन को स्टोर करता है। भोजन को स्टोर करने का काम पैरेनकाइमा करता है। किस रूप में करता है, तो स्टार्च के रूप में करता है। भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करने का काम कौन करता है, तो पैरेनकाइमा करता है। पैरेनकाइमा जो होता है दो प्रकार का होता है। एक का नाम होता है क्लोनकाइमा, क्लोनकाइमा, और दूसरा का होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा उसको बोला जाता है, क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा। ये जो होता है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करवाने में क्लोरेनकाइमा का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ये जो होता है वायु का बड़ा बड़ा जो क्षेत्र पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, इंटरसेलुलर एरिया पैदा होता है। वह किस में होता है, तो पैरेनकाइमा में होता है। ये जीवित उत्तक होते हैं। ये जो है वह सरल अस्थाई उत्तक का उदाहरण होता है। आ जाएंगे आगे। आगे कहता क्या है, यदि साइकिल की गति दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा तो होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। 1/2 कांस्टेंट रखेंगे, मास को कांस्टेंट रखेंगे। 1/2 को कांस्टेंट रखेंगे और मास को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। क्योंकि किसकी चर्चा हो रहा है, तो वेग की चर्चा हो रहा है। अब वेग क्या कर दिया गया है, दुगना किया गया है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी सीधा कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। आगे चल के बात करते हैं, आगे चल के बात नहीं करेंगे, यहीं पर सही रहेगा, है ना। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री बदल चुका है ना, भूपेंद्र पटेल हो गए हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख